आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर कोहिनूर हीरे के 800 साल लंबे, खून से सने और किसी महाकाव्य जैसे सफर को समझेंगे। भारत की खदानों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचने की ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद किसी को भी चौंका दे। जब ये अनोखा पत्थर पहली बार मिला था, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। इसका वजन एकदम अविश्वसनीय 793 कैराट था। एक बार सोचिए, इतना विशाल हीरा। और इस हीरे का इतिहास कितना उथल-पुथल भरा रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि आज इसका वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया है। दरअसल सदियों तक हुए हमलों, कभी इधर कभी उधर जाने के चक्कर में इसे कई बार तराशा गया और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं सब उतार चढ़ाव में टूट गया। इस विशाल इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारी आज की इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले शापित हीरे की उत्पत्ति, फिर मुगलों का क्राउन जूल, उसके बाद खून, धोखा और नादिर शाह का दौर, फिर सिख साम्राज्य का उदय और पतन, ब्रिटिश क्राउन तक की यात्रा और आखिर में इसका आधुनिक स्वामित्व विवाद। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शापित हीरे की उत्पत्ति, कोल्लूर की खदानों से लेकर दिल्ली सुल्तानेत तक का सफर। ये टाइमलाइन बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे सदियों तक ये हीरा बड़ी तेजी से हाथ बदलता रहा। 13वीं सदी में काकतिया वंश को ये मिला और उन्होंने इसे अपनी एक देवी की मूर्ति में जड़ दिया। लेकिन 14वीं सदी आते आते अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे लूट लिया और वहां से ये तुगलकों के पास गया। 15वीं सदी में मालवा और ग्वालियर के शासकों के बीच घूमते हुए आखिरकार 16वीं सदी के शुरुआत में लगातार चल रहे युद्धों के बीच इब्राहिम लोदी ने इस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। और यहां से हम बढ़ते हैं अगले दौर की तरफ, मुगलों का क्राउन जूल यानी परम सत्ता का प्रतीक। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो सच में इस पत्थर की औकात बताता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद जब पहले मुगल सम्राट बाबर ने इसे हासिल किया तो उन्होंने अपनी किताब बाबरनामा में इसके बारे में एक कमाल की बात लिखी। उन्होंने लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। मतलब इसके बेशकीमती होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या ही होगा। मुगलों के दौर में इस हीरे की शान और भी बढ़ गई जब शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़वा दिया। पर दुर्भाग्य से यहीं पर इसे अपना पहला सबसे बड़ा भौतिक नुकसान भी झेलना पड़ा। हुआ ये कि औरंगजेब के शासनकाल में एक मशहूर जौहरी ने इसे तराशने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का अंजाम ये हुआ कि ये टूटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। एक तरह से ये मुगलों के समय इसके लापरवाही भरे संरक्षण को दिखाता है। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, इस हीरे के तथाकथित शाप ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और हम आ पहुंचते हैं खून, धोखे और नादिर शाह के दौर में, जहां इसे अपना मशहूर नाम मिला। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे बिना किसी खून खराबे के महज एक पगड़ी बदलने की चालाकी ने इस हीरे का मालिक ही बदल दिया। दरअसल नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसे किसी ने बता दिया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह रंगीला ने इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। तो उसने क्या किया? उसने बड़ी चालाकी से दोस्ती के बहाने पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रख दिया और जैसे ही पगड़ी बदली गई, हीरा जमीन पर गिर गया। इसकी चौंधिया देने वाली चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से अचानक निकला कोहिनूर, और बस यहीं से इस हीरे को इसका यह ऐतिहासिक नाम मिल गया जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की हत्या के बाद जब ये हीरा अफगानिस्तान पहुंचा, वहां शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी वफा बेगम ने इसका एक इतना शानदार वर्णन किया जो साबित करता है कि कोहिनूर अब सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं था, बल्कि एक अनमोल पौराणिक धरोहर बन चुका था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ताकतवर इंसान 4 पत्थर चारों दिशाओं में फेंके और 5वां पत्थर हवा में उछाले और उन सब के बीच की खाली जगह को अगर सोने से भी भर दिया जाए, तब भी वो कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं होगा। क्या गजब का उदाहरण है। खैर, इसके बाद ये हीरा वापस भारतीय उपमहाद्वीप में लौटा, जो हमें अगले पड़ाव पर ले आता है, सिख साम्राज्य का उदय और पतन, जहां पंजाब के शेर ने इस पर अपना दावा पेश किया। हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान से भागते वक्त शाह शुजा ने कैद से अपनी रिहाई के बदले में कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को तोहफे में दे दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने बड़ी शान से त्योहारों में इसका प्रदर्शन किया और यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी इसे अपने साथ ले गए।
लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस हीरे को एक मंदिर में दान करने की जो उनकी आखिरी इच्छा थी, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इस पैटर्न पर एक नज़र डालिए। इस तथाकथित शाप का जो असर यहाँ दिख रहा है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे जिन भी पुरुष शासकों ने इस आखिरी इनाम पर दावा किया, उनका कितनी तेजी से विनाश हुआ। देखिए, मुगल साम्राज्य बुरी तरह लूटा गया। ईरानी विजेता नादिर शाह पागल हो गया और खुद उसके ही अंगरक्षकों ने उसे मार डाला। और सिख साम्राज्य एक बहुत ही खूनी उत्तराधिकार के युद्ध में तबाह हो गया, जहां कई वारिसों को या तो जहर दे दिया गया या फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी लगातार तबाही के सिलसिले ने आखिरकार अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया, और यहां से शुरू होती है इसकी समुद्र पार की गुप्त यात्रा, यानी ब्रिटिश क्राउन तक का सफर। ये स्लाइड उस ऐतिहासिक हस्तांतरण को बड़े निष्पक्ष ढंग से दिखाती है। एक तरफ हैं टूटे हुए सिख साम्राज्य के आखिरी उत्तराधिकारी महज 10 साल के महाराजा दुलीप सिंह, जिनसे उनका पूरा राज्य छीन लिया गया था, और दूसरी तरफ है 1849 की लाहौर संधि, जिसने आधिकारिक तौर पर कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से इस हीरे ने भारत की जमीन छोड़ दी। वैसे अंग्रेजों ने इस शाप वाली बात को बहुत गंभीरता से लिया था। 1850 में इसे बिल्कुल गुप्त तरीके से महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। जब इसे लंदन की जनता के सामने रखा गया तो लोग थोड़ा निराश हुए। तब महारानी ने इसे चमकाने के लिए फिर से एक यूरोपीय शैली में तराशने का आदेश दिया, जिससे ये और छोटा हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, शाप से बचने के लिए ये नियम बना दिया गया कि इसे अब सिर्फ शाही महिलाएं ही पहनेंगी। इस एक नियम ने कोहिनूर को हमेशा के लिए ब्रिटिश विरासत का एक अटूट हिस्सा बना दिया। और इस सब के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं, आधुनिक स्वामित्व विवाद, यानी कि इस रोशनी के पहाड़ का सच में असली मालिक कौन है। इस हीरे की 800 साल लंबी और खूनी यात्रा के चलते आज 4 अलग अलग देश इस पर अपना ऐतिहासिक दावा करते हैं। भारत ने तो 1947, 53 और 2000 में कई बार इसकी वापसी की मांग की है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ने भी समय समय पर इस पर अपना हक जताया है। लेकिन ब्रिटेन का अपना अलग ही मानना है। उनका सीधा सा कहना है कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इसे कानूनी तौर पर हासिल किया था। हैरान की बात तो यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई की है और 1849 की उस ट्रीटी के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्षता से विचार किया। तो इन सब के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। 800 सालों के युद्धों, संधियों और उन खौफनाक शापों के बाद इस आधुनिक दुनिया में रोशनी का पहाड़ आखिर दरअसल कहाँ का हिस्सा होना चाहिए? इसके ऐतिहासिक बोझ को देखते हुए ये सवाल सबको एक ऐसी धरोहर के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिसने ना जाने कितने साम्राज्यों की तकदीर लिखी और मिटाई है। सोच कर देखिए, क्या इसका आखिरी ठिकाना तय हो चुका है?